अक्सर जब हम किसी सिनेमाई सुपरस्टार की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही भव्य हीरो वाली एंट्री की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल तेज हवा चल रही है, कैमरे का फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। हाँ, अच्छे लुक्स, एक चमकदार मुस्कान और एक ऐसा हीरो जो एकदम सही वक्त पर आकर सबको बचा ले। सही कहा। ये एक ऐसा दृश्य है जहां सब कुछ बहुत साफ है, जहां रोशनी हमेशा उस अकेले इंसान पर होती है जो अच्छाई का प्रतीक है। मतलब दर्शक हॉल में यही सोच कर जाते हैं कि उन्हें एक मसीहा देखने को मिलेगा, है ना? हाँ, और उस मसीहे की जीत में वो अपनी निजी जिंदगी की जीत तलाशते हैं। हम्म। ये सिनेमा का सबसे पुराना और आजमाया हुआ फॉर्मूला है। लेकिन 80 और 90 के दशक के भारतीय सिनेमा में एक ऐसा दौर आया जिसने इस पूरी मनोवैज्ञानिक संरचना को झकझोर कर रख दिया। वाकई, हम एक ऐसे सिनेमाई परिदृश्य को देख रहे हैं जहां दर्शकों को उस इंसान की एंट्री का सबसे ज्यादा इंतजार होता था, जो दुनिया को बचाने नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से तबाह करने आ रहा हो। बिल्कुल, एक ऐसा साया जिसका खौफ हीरो की चमक से भी ज्यादा गहरा, बड़ा और सम्मोहक था। और आज हमारी इस विस्तृत और गहन चर्चा के केंद्र में वही खौफनाक साया है। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित, ताकतवर और अमर खलनायक अमरीश पुरी। हम्म। आज हमारे सामने उनके पुराने प्रिंट इंटरव्यूज, उनकी बायोग्राफी के कुछ अंश और भारतीय सिनेमा के खलनायकों पर लिखे गए कई रिसर्च आर्टिकल्स का एक पूरा स्टैक है। और हमारा मिशन आज सिर्फ उनके मशहूर डायलॉग्स को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन सभी सोर्सेज के जरिए हमें उस इंसान के मनोविज्ञान और उसकी कला की तकनीक को समझना है, जिसने विलेन होने की पूरी परिभाषा ही बदल दी। सही कहा। और हमें ये भी याद रखना होगा कि हम एक ऐसे कलाकार की बात कर रहे हैं जिसने हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी 6 अलग-अलग भाषाओं में 400 से ज्यादा फिल्में की। 400 से ज्यादा। जब मैं उनके इस भाषाई विस्तार को पढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे वो एक गिरगिट की तरह थे। एक गिरगिट? अच्छा, वो कैसे? मतलब वो जिस भी क्षेत्रीय सिनेमा में जाते वहाँ की डिक्शन और वहाँ के लहजे में पूरी तरह ढल जाते थे, लेकिन उनकी वो भारी भरकम गूंजती हुई आवाज हमेशा उनकी एक अडिग पहचान बनी रही। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु सिर्फ उनकी भारी आवाज या उनके डरावने लुक तक सीमित नहीं है। हाँ। अगर हम इन सोर्सेस का गहराई से विश्लेषण करें ना, हम्म। तो असली कहानी उस गहरे और आश्चर्यजनक विरोधाभास में छिपी है जो पर्दे पर उनकी रूह कंपा देने वाली छवि और असल जिंदगी में उनके स्वभाव के बीच था। असल जिंदगी में वो कैसे थे? वो बेहद विनम्र और अनुशासित थे। एक अच्छा। तरफ वो इंसान था जिसे स्क्रीन पर देखकर लोग डर से सिहल उठते थे, हाँ। और दूसरी तरफ वो इंसान था जो सेट पर सबसे ज्यादा शांत रहता था। अरे वाह। हाँ, और अपने काम को एक सरकारी दफ्तर की तरह पूरी सटीकता से करता था। यह समझना जरूरी है कि कोई भी अभिनेता बिना किसी ठोस आंतरिक संतुलन के इतने चरम और नकारात्मक भावों को सालों तक पर्दे पर नहीं जी सकता। वाकई। और यही विरोधाभास मुझे उनके शुरुआती जीवन और उस अजीब संघर्ष की तरफ खींचता है। सोचिए, नवान शहर के एक साधारण पंजाबी परिवार में जन्मा एक लड़का, जिससे अब शहीद भगत सिंह नगर कहा जाता है। जी बिल्कुल, और जिसके बड़े भाई मदनपुरी पहले से ही फिल्मों में एक स्थापित नाम थे। हाँ, मदनपुरी जी उस समय काफी काम कर रहे थे। फिर भी वो इंसान जिसकी आवाज आगे चलकर थिएटर्स की दीवारें हिलाने वाली थी, वो अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में बुरी तरह फेल हो जाता है। ये वाकई हैरान करने वाला है ना? प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनका चेहरा हीरो मटेरियल नहीं है। इसके बाद उन्हें मुंबई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी में एक क्लर्क के रूप में नौकरी करनी पड़ी। मतलब ये किसी भी इंसान का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। देखिए, इसे सिर्फ एक असफलता के तौर पर देखना एक बहुत सतही नजरिया होगा। 1950 और 60 के दशक का सिनेमाई व्याकरण बिल्कुल अलग था। आप उस समय के बॉय नेक्स्ट डोर चार्म की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। उस समय आस कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे अभिनेताओं का दौर था, जहां स्क्रीन पर एक खास तरह की कोमलता की मांग थी। और अमरीश पुरी की शारीरिक बनावट तो वैसी थी नहीं। एकदम सही। उनकी गहरी और कठोर आवाज और उनके चेहरे के तीखे कट उस समय के सांचे में फिट नहीं बैठते थे। लेकिन एएसआईसी में क्लर्क की वो नौकरी उनके लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि वो एक तरह की ग्राउंडिंग थी। ग्राउंडिंग वो कैसे? एक क्लर्क का काम फाइलों को पढ़ना, डेटा को समझना और नियमों का पालन करना होता है।
इसी अनुशासन ने उन्हें स्क्रिप्ट्स को पढ़ने और किरदारों का विश्लेषण करने का एक बेहद व्यवस्थित तरीका दिया। क्या बात है। मैं तो उनके इस ईएसआईसी वाले दौर की तुलना किसी सुपर हीरो की दोहरी जिंदगी से कर रही थी। अच्छा। हाँ, जरा उस मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। दिन के उजाले में एक आम सरकारी क्लर्क जो 8 घंटे डेस्क पर बैठकर फाइलों के बीच उलझा है, और शाम होते ही वो पृथ्वी थिएटर के मंच पर जाकर एक ऐसा दमदार अभिनेता बन जाता है जो हर भावना को चीर कर बाहर निकाल रहा है। बिल्कुल। और इसी दौरान उनका जुड़ना सत्यदेव दुबे जैसे दिग्गज और सख्त थिएटर निर्देशक के साथ हुआ। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1979 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। वो भी तब जब सिनेमा उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रहा था। हाँ, सत्यदेव दुबे के साथ उनके काम को समझना यहाँ सबसे अहम है। थिएटर उनके लिए सिर्फ एक शौक या सिनेमा में जाने का वेटिंग रूम नहीं था। तो वो क्या था? ये एक बेहद कठोर प्रयोगशाला थी। 60 और 70 के दशक के थिएटर में आज की तरह कॉलर माइक या एडवांस साउंड सिस्टम नहीं होते थे। हाँ, एक्टर्स को खुद ही अपनी आवाज आखिरी कतार तक पहुंचानी होती थी। बिल्कुल, वो भी बिना चिल्लाए। अगर आप सिर्फ गले से चिल्लाएंगे तो 2 दिन में आपकी आवाज बैठ जाएगी। तो उन्होंने अपनी वो मशहूर आवाज कैसे विकसित की? सत्यदेव दुबे ने अमरीश पुरी को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सिखाई। मतलब पेट से सांस लेने की तकनीक। हाँ, पेट से सांस लेकर आवाज को बाहर फेंकने की तकनीक। यही कारण है कि जब वो कहते थे मोगैम्बुल खुश हुआ, तो आवाज गले से नहीं बल्कि उनके सीने की गहराई से गूंजती हुई आती थी। उफ, वो आवाज आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उस आवाज में जो बेस और कंपन था ना, वो ईएसआईसी के दिनों में थिएटर के मंच पर की गई सालों की उसी तकनीकी रियाज का नतीजा था। वाकई। लोगों को लगता है कि फिल्मों में देर से आना उनकी बदकिस्मती थी, लेकिन मैं इसे उनका सबसे बड़ा हथियार मानता हूँ। क्योंकि जब तक वो फिल्मों में आए वो पूरी तरह से तैयार थे। बिल्कुल। 40 की उम्र के बाद जब वो सिनेमा में पूरी तरह से आए, तब तक वो एक कच्चे कलाकार नहीं थे, बल्कि अपनी कला पर पूरी तरह नियंत्रण रखने वाले एक मास्टर बन चुके थे। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही वो मजबूत और पक्की नींव थी जिसने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड की भौगोलिक सीमाओं में बांध कर नहीं रखा। 80 और 90 के दशक को याद करें तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर उनका एक छत्र राज था। बिल्कुल। एक वक्त ऐसा था जब किसी भी बड़ी फिल्म का पोस्टर अमरीश पुरी के चेहरे के बिना अधूरा माना जाता था। नगीना, करण अर्जुन, विधाता, दामिली और निश्चित रूप से मिस्टर इंडिया। हाँ, मिस्टर इंडिया को कैसे भूल सकते हैं। जब मैं करण अर्जुन या नगीना जैसी फिल्मों के ढांचे को देखती हूँ ना, तो मुझे अक्सर लगता है कि उन फिल्मों में जो हीरो थे वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा थे। तो आपके हिसाब से असली ड्राइविंग फोर्स कौन था? कहानी की असली ड्राइविंग फोर्स अमरीश पुरी का विलन था। आप सोचिए, बिना ठाकुर दुर्जन सिंह के खौफ के करण और अर्जुन के पुनर्जन्म और उनके बदले में कोई वजन ही नहीं रह जाता। वाकई ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। मतलब अगर विलन इतना खूंखार ना हो कि उसे हराना नामुमकिन लगे, तो हीरो की जीत बहुत खोखली और सस्ती लगती है। क्या एक सफल कहानी के लिए एक महान हीरो से ज्यादा एक खूंखार खलनायक का होना जरूरी है? इस विश्लेषण को अगर हम थोड़ा और गहराई में ले जाएं, तो हमें उनके अभिनय की उस तकनीक को समझना होगा जिसे स्क्रीन प्रेजेंस या पर्दे पर मौजूदगी कहते हैं। वो जब पर्दे पर आते थे तो बस छा जाते थे। बिल्कुल। अमरीश पुरी ने खलनायकों को कहानी की महज एक रुकावट या अंत में हीरो से पिटने वाले एक आम गुंडे की छवि से बाहर निकाला। तो उन्होंने उसे क्या बना दिया? उन्होंने विलन को एक फोर्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति की ताकत में बदल दिया। जब वो फ्रेम में एंटर करते थे तो उनकी चाल धीमी होती थी। और उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई होती थी, जिन्हें हम बल्जिंग आईज कहते हैं। और उनका हर एक मूवमेंट बहुत नपा-तुला होता था। वो अनावश्यक रूप से हाथ नहीं हिलाते थे। ये ठहराव ही सबसे ज्यादा डरावना था। बिल्कुल। ये ठहराव दर्शकों के अवचेतन मन में एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता था। एक प्राकृतिक आपदा की तरह। आप उनसे बहस नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनसे बच सकते हैं। क्या बात है। यही वजह है कि मिस्टर इंडिया में जब वो एक कॉमिक बुक स्टाइल विलन मोगैम्बो का किरदार निभाते हैं, जो सोने के बालों वाली वेग और अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनता है, हाँ, तब भी वो हास्यास्पद नहीं लगते, बल्कि रूह कंपा देते हैं। और यही फोर्स ऑफ नेचर वाली बात स्टीवन स्पीलबर्ग को भी समझ आ गई थी। हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक। हाँ, जब उन्होंने हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम के लिए उन्हें कास्ट किया, अमरीश पुरी ने मोलाराम के किरदार के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था, जो बाद में उनकी एक परमानेंट और आइकॉनिक पहचान बन गया। बिल्कुल। स्पीलबर्ग जैसे विजनरी डायरेक्टर ने खुद कहा था कि अमरीश मेरे पसंदीदा विलन है। पूरी दुनिया ने ऐसा विलन ना कभी पैदा किया है और ना कभी करेगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। है ना?
स्पीलबर्ग ने उन्हें हॉलीवुड के किसी भी आम एक्टर की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि उन्हें उनके किरदार की भयावहता को अपने तरीके से एक्सप्लोर करने की पूरी आज़ादी दी। बोरा नाम का वो दिल निकाल लेने वाला सीन आज भी पॉप कल्चर के इतिहास में सबसे खौफनाक दृश्यों में गिना जाता है। मोलाराम के किरदार में जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये नहीं है कि वो क्रूर है, तो फिर क्या डराता है? वो ये है कि मोलाराम को पूरा यकीन है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अमरीश पुरी कभी भी पर्दे पर सिर्फ बुरा इंसान बनने की कोशिश नहीं करते थे। वो अपने किरदार की सच्चाई को जीते थे। बिल्कुल, वो अपने किरदार के मोटिवेशन को पूरी ईमानदारी से जीते थे। जब एक अभिनेता अपने नकारात्मक किरदार को बिना जज किए पूरी सच्चाई के साथ निभाता है, तभी वो इतना भयानक बन पाता है। और वो सिर मुंडवाने वाली बात? मोलाराम के लिए सिर मुंडवाना सिर्फ एक मेकअप चॉइस नहीं थी। एक अभिनेता के लिए बाल हटाना एक तरह से अपने वैनिटी या घमंड को पूरी तरह त्याग देना है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। उस गंजे सिर ने उनके चेहरे के हर एक भाव, हर एक झुर्री और उनकी बड़ी बड़ी आंखों को और ज्यादा उभार दिया, जिससे एक ऐसा मुखौटा तैयार हुआ जिसे भूलना दर्शकों के लिए असंभव हो गया। ये सब सुनकर मैं उनके पूरे करियर को समुद्र में तैरते एक विशाल आइसबर्ग की तरह देख रही हूँ। आइसबर्ग? वो कैसे? देखिए, आइसबर्ग का जो ऊपरी हिस्सा पानी के बाहर दिखता है वो बहुत नुकीला, खौफनाक और ध्यान खींचने वाला होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मोगेम्बो, मोलाराम या भैरवनाथ जैसे उनके डरावने किरदारों की तरह, जो सबको साफ साफ दिखते हैं और डराते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि आइसबर्ग का 90% हिस्सा पानी के नीचे गहराई में छुपा होता है। और वो छिपा हुआ हिस्सा क्या है? मेरे नजरिया से वो छिपा हुआ भारी आधार उनके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि चौधरी बलदेव सिंह या गदर के अशरफ अली जैसे गहरे और भावुक किरदार हैं। वाकई बहुत खूब। और उससे भी नीचे है उनके थिएटर की दशकों की मेहनत और उनका निजी जीवन। सोर्सेज बताते हैं कि असल जिंदगी में वो उर्मिला दिवेकर के साथ एक बेहद शांत पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। बिल्कुल। वो समय के इतने पाबंद थे कि सेट पर हमेशा तय समय से पहले पहुंचते थे और कभी अपने स्टारडम का रौब नहीं झाड़ते थे। ये आइसबर्ग वाली उपमा काफी हद तक सही है, लेकिन मैं इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहूंगा। बताइए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो पानी के नीचे छिपे हुए एक शांत इंसान थे। बात यह है कि उस निजी जीवन की शांति और उस अनुशासन ने ही उन्हें स्क्रीन पर इतनी क्रूरता दिखाने की आजादी दी। मनोविज्ञान में इसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान में शैडो सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट है, हमारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा हिस्सा जिसे हम समाज से छिपा कर रखते हैं। अच्छा। एक आम इंसान अगर लगातार सालों तक हत्यारे, क्रूर, तानाशाह या लालची इंसान का किरदार निभाए तो वो मानसिक रूप से टूट सकता है। वाकई ये बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन अमरीश पुरी का वो आधार इतना मजबूत और अनुशासित था कि वो सिनेमा के मंच पर अपने इस शैडो सेल्फ को पूरी तरह से बाहर निकाल सकते थे। और डायरेक्टर के कट बोलते ही तुरंत वापस अपने शांत, सौम्य रूप में आ सकते थे। ये कोई दोहरी जिंदगी नहीं थी, ये एक मास्टर क्लास थी कि एक कलाकार कैसे अपनी कला और अपनी असलियत के बीच एक सुरक्षित दीवार बनाता है। यही कारण है कि दर्शकों का उनके प्रति जो नजरिया था ना, वो बहुत ही अनोखा था। वो कैसे? आमतौर पर जब कोई एक्टर लगातार विलेन बनता है तो लोग उसे असल जिंदगी में भी बुरा इंसान मान लेते हैं। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में प्राण साहब के साथ ऐसा ही हुआ था। हाँ, लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर चुके थे। बिल्कुल। लेकिन अमरीश पुरी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। दर्शकों ने उनके किरदारों से पर्दे पर खौफ जरूर खाया, लेकिन इंसान के तौर पर उनका हमेशा सम्मान किया। सही बात है। जब डीडीएलजे के क्लाइमैक्स में वो सिमरन का हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो दर्शक एक क्रूर पिता से नफरत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उनके साथ इमोशनली जुड़ रहे थे। हाँ, वो एक मजबूर पिता के भावुक बदलाव पे तालियां बजा रहे थे। उन्हें वो प्यार और इज्जत मिली जो अक्सर इस इंडस्ट्री में सिर्फ मुख्य नायकों के हिस्से में आती है। और वो इज्जत इसलिए मिली क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब दर्शक समझ जाते हैं। बिल्कुल। दर्शकों को अचेतन रूप से महसूस हो जाता है कि कौन सा अभिनेता अपने काम के प्रति ईमानदार है और कौन सिर्फ डायलॉग बोल रहा है। 400 से ज्यादा फिल्में, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां। आप बिना गहरी प्रतिबद्धता के ये नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तेलुगु या तमिल सिनेमा में काम करते हुए उन्होंने सिर्फ लिप सिंक नहीं किया, बल्कि उन भाषाओं की ध्वनियों और उनके उच्चारण को समझा। फोनेटिक्स को। हाँ, एक क्लर्क की तरह जो हर फाइल को गंभीरता से लेता है। उन्होंने अपने हर एक रोल को पूरी गरिमा दी, चाहे वो रोल 5 मिनट का हो या पूरी फिल्म का।
12 जनवरी 2005 को मुंबई में ब्रेन हेमरेज से जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया और उनका जाना सच में भारतीय सिनेमा में एक ऐसे युग का अंत था जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। वाकई उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज भी जब कोई नया विलन स्क्रीन पर आता है, कोई भी फिल्म निर्माता जब किसी नकारात्मक किरदार का स्केच बनाता है, तो अनजाने में ही सही उसकी तुलना अमरीश पुरी की उस भारी आवाज और उनकी उस खौफनाक स्क्रीन प्रेजेंस से जरूर की जाती है। वो आज भी खलनायकी का अंतिम बेंचमार्क हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी यात्रा का मतलब यह है कि अमरीश पुरी की विरासत हमें सिखाती है कि कला में कोई छोटा रोल या बुरा रोल नहीं होता। खलनायक होना सिर्फ बुरा दिखना, अजीब तरह से हंसना या जोर से चिल्लाना नहीं है। तो खलनायक होना क्या है? खलनायक होने का मतलब है कहानी को वो गुरुत्वाकर्षण देना जो उसे एक आम किस्से से एक महाकाव्य में बदल दे। उन्होंने अपने जीवन के अनुशासन को अपनी कला की अराजकता के साथ इस तरह मिलाया कि विलन की भूमिका सिनेमा के इतिहास में एक सम्मानजनक और अपरिहार्य कला के रूप में फिर से परिभाषित हो गई। बहुत ही गहरी बात कही आपने। लेकिन इन सभी सोर्सेस को खंगालने और उनके इस बेमिसाल सफर को समझने के बाद एक विचार है जो मुझे बेचैन कर रहा है। वो क्या? और मैं चाहूंगी कि जो भी इस चर्चा को सुन रहा है वो भी इस पर विचार करें। आजकल हम जो फिल्में देखते हैं उनमें अक्सर विलन को एक बैक स्टोरी दी जाती है। हाँ, एक दुखद अतीत दिखाया जाता है। बिल्कुल, ये समझाने की कोशिश की जाती है कि उसके साथ बचपन में कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, इसलिए वो बुरा बन गया। हम विलन के प्रति एक सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करते हैं। सही कह रही हैं आप। लेकिन बुगेम्बो या मोलाराम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अमरीश पुरी के विलन सिर्फ और सिर्फ बुरे थे, वो शुद्ध बुराई का प्रतीक थे और वो इसके लिए कभी कोई माफी नहीं मांगते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के सिनेमा में हमने शुद्ध बुराई को बिना किसी स्पष्टीकरण या लॉजिक के पर्दे पर देखने और उसे एंजॉय करने की क्षमता खो दी है? सोचने वाली बात है। क्या आज का दर्शक अमरीश पुरी जैसे एक ऐसे महानायक को स्वीकार कर पाएगा जो बुरा होने के लिए किसी मजबूरी का सहारा नहीं लेता, बल्कि जो बस छा जाना चाहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिनेमा के बदलते दौर और हमारे खुद के मनोविज्ञान को कटघरे में खड़ा करता है। खैर, आज के लिए इस गहन चर्चा में बस इतना ही।